आज मैंने थोड़ी पॉलिसी चेंज करी है। मैं पहले यूनिट 3 जिसका नाम है सम यूनिवर्सल लॉज, इसका रिवीजन इस ढंग से कराना चाहता हूँ जिससे स्वतः ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने का पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो मैं बुक के हिसाब से ही चलूँगा, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। वैसे तो इसमें 4.1 इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा हुआ है, उसको हम स्किप कर रहे हैं, सीधा शुरू हो रहे हैं। नंबर 1 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। इसमें 6 पोस्टुलेट्स हैं और मैं आपके सामने एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है कि जो भी सिस्टम है यानी गैस है, ये मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है और जो कि मोशन में रहते हैं और स्मॉल इलास्टिक स्फीयर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये पहला पोस्टुलेट है कि any gas may be considered to be composed of molecules that are in motion and behaves like very small elastic spheres। इतनी सिंपल सी बात माइंड में रखें कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो भी सिस्टम, जो भी गैस कंसीडर करते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं और इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि इलास्टिक स्फीयर्स। दूसरा पॉइंट है ऑल द सेल्स इन द फेज स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। माने जो आप पिछले चैप्टर में सेल्स वगैरह कंसीडर करते रहे हैं वो सारी सेल्स इक्वल साइज में मानी जाएंगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, आपने पढ़ा था पिछले यूनिट 2 में, सिलेबस के हिसाब से यूनिट 2 है, वैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हिसाब से वो पहली यूनिट थी। तो जो मैक्रो स्टेट कंसीडर करते हैं उनका आपको आइडिया है, मैक्रो स्टेट के अंदर होती है माइक्रो स्टेट्स। तो ऑल एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स करिस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। तो ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। इसी को हम पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जानते हैं। आप अपने बुक में इसको मार्क कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आर इक्वल। इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता हूँ, आपको सिर्फ रिवाइज करना है अपने आप। और इसको जो मैथमेटिकल के हिसाब से आपने 2 प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये बहुत हम स्ट्रेस करना चाहते हैं कि इनके नोटेशन, आप नोटेशंस में कंफ्यूज ना हो। डायनामिक प्रोबेबिलिटी और इनको हम जो डिनोट करते हैं वो होती है, इसको P से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे संबंधित जो पोस्टुलेट ऑफ, कंफ्यूज ना हो, प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में पूरे उसमें जो नोटेशन के रूप में कंसीडर की जाएगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा के रूप में, प्रोबेबिलिटी P के रूप में। तो जो पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है, वैसे तो 1/2 के हिसाब से आप ले लेते हो। तो उसमें अगर हमने कोई ले लिया है n = 4, तो चाहे आप कितने भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन करें तो वो डिफरेंट एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कंसीडर करेंगे तो 1/2 ली जाएगी। तो इसको जो इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को P एनर्जी का फंक्शन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा E, माने प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये है। और इसी को आप P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा E। इन्हीं छोटी छोटी बातों पे आप पीछे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और पिछले एग्जाम्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में
पूछे गए हैं, PE इक्वल टू C ओमेगा E। उसके बाद चौथा पोस्टुलेट है द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द गैस करस्पॉन्ड्स टू द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये बार बार मैं स्ट्रेस करता रहा हूँ क्लास में, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो मानी जाएगी, वो उस मैक्रो स्टेट के लिए कहा जाएगा जब वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में होगा। पांचवा और छठा हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप n लेते हो तो n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कंस्टेंट्स के रूप में माने जाते हैं। एक ये है पांचवी पोस्टुलेट के रूप में, और दूसरा एनर्जी के लिए है E इक्वल टू n1 एप्सिलॉन 1 प्लस n2 एप्सिलॉन 2 प्लस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पोस्टुलेट 5 है, ये पोस्टुलेट 6 है। 1 में इलास्टिक स्फीयर्स लिया था, दूसरे में हमने इक्वल साइज की सेल्स करी थी, तीसरे में हमने सारी जो एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, जो पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स में होते हैं, वो इक्वली प्रोबेबल हैं। चौथे में हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जब माइक्रो स्टेट की होती है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। और ये दो आप कह सकते हैं पोस्टुलेट भी हैं, और अगर कंस्टेंट्स के रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो ये कंस्टेंट्स बहुत ही पॉपुलर हैं, 5 और 6 पोस्टुलेट के रूप में जाने जाते हैं। तो हमने फंडामेंटल पोस्टुलेट्स डिस्कस कर दिया है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, फेज स्पेस आप पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें म्यू स्पेस और गामा या टाउ स्पेस दो कहे जाते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम लेते हो, गैस लेते हो, उसमें n मॉलिक्यूल्स लेते हो या फेज स्पेस में पॉइंट्स की कल्पना करोगे तो n फेज पॉइंट्स करोगे। तो इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें खास ध्यान देना है, म्यू स्पेस इज द 6 डायमेंशनल स्पेस। 6 डायमेंशनल स्पेस का मतलब है कि पोजीशन के 3 और मोमेंटम के 3। तो 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इन विच द पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ n पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n फेज पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है, सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है। और फिर बाद में क्लियरली लिखा है 1 फेज पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ 1 पार्टिकल। ये म्यू स्पेस में खास चीज सिर्फ इतनी ध्यान रखने की है कि एक फेज पॉइंट जो आप कंसीडर करोगे वो एक पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि गामा या टाउ स्पेस के लिए 1 फेज पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम एज ए होल। अगर एज ए होल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिक ध्यान में रखना है, पूरे सिस्टम के लिए करता है तो वो टाउ स्पेस या गामा स्पेस कहलाएगा। जबकि अगर एक सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, 1 पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये म्यू स्पेस के रूप में जाना जाएगा। ये हमारा जो टॉपिक है वो हमने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स। इसमें लिखने को तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, आप ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए हमने जो लिखा है सिर्फ इतने को अंडरलाइन करिएगा या मार्क करिए, या dx dy को आप x से रिप्रेजेंट करे थे, और कहीं कहीं पे कभी कभी जब पोजीशन मोमेंटम को इस तरीके से दिखाया जाता है dx dpx सॉरी, और या फिर dq dpy, इसको h के बराबर माना जाता है। बेसिकली ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बोरो किया गया है। दूसरी तरफ जो सेल का वॉल्यूम है डी टाउ, जो कि 6 डायमेंशंस हैं, dx dy dz dpx dpy dpz, ये h क्यूब के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी के में पूछा गया है कि सेल का वॉल्यूम क्या होता है, आपको टिक करना है h क्यूब। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट
टॉपिक पे चल रहे हैं, इस तरीके से टॉपिक हैं। मैंने जितना आपको बताता जा रहा हूँ सिर्फ इतना ही, इतना मार्क करके आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी रेंज हमने कंसीडर किया हुआ है E से लेके E प्लस DE के बीच में। तो नंबर ऑफ जो एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं, उनकी संख्या यानी माइक्रोस्टेट्स एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की संख्या फेज स्पेस में कितनी है, एनर्जी रेंज ध्यान रहे E से E प्लस DE के। इसको हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी कह सकते हैं, घुमा फिरा के नंबर ऑफ सेल्स भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। बात एक ही है, चाहे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछा जाए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स नंबर ऑफ सेल्स ही होती है। कभी कभी हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं उसी को, माने जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वही नंबर ऑफ सेल्स होंगे, वही नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगे किसी भी गिवन माइक्रोस्टेट्स में या फेज स्पेस में। तो इसका एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको मार्क करना है। वैसे तो थ्योरेटिकली ही पूछ दिया जाता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप अपने समरी में उतार लीजिए। ओमेगा ई, ये ओमेगा ई वैसे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ये नंबर ऑफ फेज सेल्स भी हैं या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी है। 4√2 पाई अपॉन एच क्यूब इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई एम पे पावर 3/2 ई पे पावर हाफ इंटू डी। सिर्फ इस फॉर्मूले को आप अपनी समरी में कॉपी करिए और आपका काम हो गया। इसके आगे पीछे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। डिटेल में और ज़्यादा समझना हो तो हमारे जो पुराने वीडियोस पड़े हैं टॉपिक वाइज, उनको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है 4.6 के रूप में, जिसको हमने 5th टॉपिक के रूप में लिया हुआ है, आपके में हेडिंग पड़ा हुआ है फेज स्पेस ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें आपको क्या क्या करना है, वैसे तो हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है H = px² 2m, माने काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²। इसी को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई है x² / 2EYk प्लस y, ये तो px² था, और दूसरा जो है k² / kx² सॉरी ये x² ही है और ये जो है px² है अपॉन 2n = 1। मतलब इस रूप में इसको हमने चेंज कर दिया है, ये टोटल एनर्जी को, इसको हमने E के बराबर कह दिया था हैमिल्टोनियन को, और इसको हमने U किया, तो उसी का हमने फिगर ये बना दिया जो कि इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये x एक्सिस पे x ही रहा और y एक्सिस पे y की जगह पे px है, क्योंकि हमने दो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, एक पोजीशन के लिए और एक मोमेंटम के लिए। आपने पहले भी हमसे पूछा था कि है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेकिन यहाँ पे आप 2 डायमेंशन बनाते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें जो फिजिकल कोऑर्डिनेट वो x ही है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट एक वैल्यूज के लिए है, मोमेंटम या एनर्जी की वैल्यू के लिए। तो हम लिख रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री जो बनेगी वो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ऑसिलेटर इन पोजीशन एंड मोमेंटम फेज स्पेस इज एन एलिप्स। ये ध्यान रहे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। आप पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप खुद ही एक बार रीड कर जाइए, इतना पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। तो जो
हार्मोनिक ऑसिलेटर है सिर्फ ये इक्वेशन आप अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद इलिप्स बन गया, फिर इसका फिगर ड्रॉ कर लिया, फिगर के रूप में भी पहचान सकते हैं। वाई वाला एक्सिस पे ये हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि ये इलिप्स में ये सेमी मेजर एक्सिस ये कहलाती है और सेमी माइनर एक्सिस ये कहलाती है। तो बी की जगह पे √2ne है और ए की जगह पे √e/k है। सिंपल है। एरिया ऑफ इलिप्स जो है पाई इंटू ए बी कहलाता है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ए बी को, तो 2πe√m/k है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? द फेज स्पेस अवेलेबल टू द ऑसिलेटर। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑसिलेटर को जो फेज स्पेस अवेलेबल होता है वो हमें बताना है, एरिया नहीं पूछा गया। एरिया पूछ देंगे तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये होता है 2πe√m/k, लेकिन ये पूछा जाता है कि फेज स्पेस में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो स्पेस अवेलेबल होता है वो कितना होता है, तो 2πe√m/k इस तरीके से आप लेंगे। ट्रेजेक्ट्री कैसी है? एलिप्स होती है। बस ये हो गया आपका ये भी टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद आपके सिलेबस में है सिंगल पार्टिकल फ्री टू मूव इन वन डायमेंशन। सिंगल पार्टिकल टू मूव इन वन डायमेंशन। सिंगल पार्टिकल टू मूव इन वन डायमेंशन। ये बुक में 4.7 है टॉपिक, वैसे मेरे जो हिसाब से हमने कंसीडर किया है, चलिए 4.7 ही लिख देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच आएगा, पी एक्स √±2me ही आएगा। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा एक्स के लिए हमने यहाँ दिखाया और पी एक्स के लिए आप दो ही चीज़ें ड्रॉ करते हैं, ऊपर नीचे, चूँकि प्लस माइनस है। यहाँ डेल्टा पी की वैल्यू लिखी हुई है, वो √, देखिए ध्यान रहे हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी पी एक्स लिखा था, एक तरफ एक्स लिखा दूसरी तरफ पी एक्स लिखा है, तो डायमेंशन एक्स की मानी जाएगी, इसलिए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ये भी हम वन डायमेंशन लेके चल रहे हैं। तो ये जो है -√2me, यहाँ पे +√2me, ये यहाँ पर एक अंकित कर दिया गया है ना, ये हमारा जीरो। तो इन्होंने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ये आपको करना है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको कंसीडर करना है अपने रिवीजन के लिए। ओमेगा ई, इसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कभी कभी लिख के पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स नहीं बोला, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताइए या नंबर ऑफ फेज सेल्स बताइए, एक ही बात होती है। इसके लिए फॉर्मूला जो ड्राइव होके आया है वो है ओमेगा ई, और एनर्जी रेंज हमारा ई से ई प्लस डेल्टा ई, या डेल्टा ई, या ई से डी ई, ये नोटेशन है। ये ध्यान रहे, पिछले वाला जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था वहाँ पे एनर्जी रेंज 0 to E थी। ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। हालांकि पिछले टॉपिक में हम बताना भूल गए थे, वहाँ पे एनर्जी 0 to E है, लेकिन यहाँ पे हमने जो वन डायमेंशन में पार्टिकल का मोशन है, यहाँ एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डी या ई प्लस डेल्टा ई, ए प्लस ये करके दिखाई जाएगी। तो इसमें जो आया है फॉर्मूला वो है L/H। L का माने लंबाई है, उसकी लंबाई जहाँ पे वो मूव करते हुए दिखाया गया है पाथ, 2m का पावर हाफ, ये आपको रखना है। e⁻⁻², उसमें e की पावर प्लस हाफ थी, यहाँ माइनस हाफ है, इंटू डेल्टा ई या dt।
ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी है, ये ध्यान रखें, बुक में लिखा हो या ना लिखा हो आप जान लीजिए, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी है, इस बुक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको नोटेशन से ही पता चल रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कहिए या नंबर ऑफ सेल्स कहिए, ये पूछा गया है। जो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू है, ये जो मोटाई है वो डेल्टा पी एक्स है, वैसे ये पी एक्स है, ये भी प्लस पी एक्स है, और इसकी जो वैल्यू है, ये हमसे किसी ने पूछा था कि ये क्या चीज़ है, तो ये ध्यान रखें, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू है 1/2 2m का पावर हाफ 2m का पावर हाफ e टू द पावर माइनस हाफ इंटू डेल्टा। जो मल्टीप्लाई करके जो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये इसकी मोटाई ये है डेल्टा पी एक्स, और जो इसकी लंबाई है वो एल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के रूप में इन्होंने आंसर करा है। आप रिवाइज करेंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा। इसी तरीके से एक और टॉपिक लिखा हुआ है इन्होंने, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन 2-dimensional phase space for a 1-dimensional oscillator, 2-dimensional phase space 1-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ ही ये अगर ये टॉपिक लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं भी लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। ये नंबर ऑफ फेज सेल्स जो है 1-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर में आगे लिखा है, आप उसके साथ मिला के अपने रिवीजन में जोड़ दीजिए। 1-dimensional हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जो फेज स्पेस है वो 2-dimensional, फेज स्पेस 2-dimensional, वो 2-dimensional है। 2-dimensional का मतलब आप जानते ही हो, मोमेंटम एंड एक्स एंड पी एक्स, ये सब। तो इसमें जो संख्या है, या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, वो E/h में होता है। इसमें तो बहुत आसान है, क्वांटम लग गई है, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, और टोटल एनर्जी हमने बताया था 0 to E रेंज में हार्मोनिक ऑसिलेटर में निकालते हैं, तो हमें टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, डायरेक्ट ये रख सकते हो, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, ये निकल आती हैं। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, वो आप पहले से जानते हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, 1/2 पाई k/m के वगैरह आप पहले से जानते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पहले से आप जानते हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, चेंज होके एंसेम्बल्स, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, 3 फिगर हैं, मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, वीडियो बड़ा हो जाता है। ये जान लीजिए कि एंसेम्बल क्या होता है, लिख के भी नहीं करूँगा। Ensemble is defined as a collection of large number of macroscopically identical but essentially independent systems. Macroscopically identical but essentially independent systems का जो कलेक्शन है उसको कहते हैं ensemble, जबकि पार्टिकल्स को मिलके बनता है सिस्टम। 3 टाइप के आपके सामने एंसेम्बल्स हैं, मैं समरी सिर्फ लिखूंगा, समरी ही आपको करनी है। शुरुआत माइक्रो कैनोनिकल से करनी, माइक्रो कैनोनिकल, दूसरा है कैनोनिकल, और तीसरा है ग्रांड कैनोनिकल। रट लीजिए, समझ भी लीजिए, रट भी लीजिए। इसमें आप समझ लीजिए एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ सिस्टम्स,
क्योंकि सिस्टम को मिला के बनता है। ऐसे सिस्टम्स को बहुत ही वेल इंसुलेटेड डायथर्मिक वॉल से सेपरेट रखा जाता है और इनकी सबकी जितने भी सिस्टम्स होंगे जहां कलेक्शन किया गया सबकी एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स समान होते हैं। वो माइक्रोकैनोनिकल इंसेंबल होता है। इसमें हमने जो अंडरलाइन किया है सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जहाँ तक इनके सेपरेशन का जो फिगर है इसमें ये मार्क करा हुआ है, शैडो कर रखा है, ये इस पर एक तो क्वेश्चन EVN पे बनता है, दूसरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि इनका सेपरेशन कैसे होता है। जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम यहाँ दिखाया है, एक सिस्टम यहाँ दिखाया है, इनको मतलब फिगर से ड्रॉ करके समझाया गया है। The individual system of a microcanonical ensembles are separated by rigid, impermeable and well insulated walls. Well insulated walls. परमेबल है, इम्परमेबल है, माने इधर के मॉलिक्यूल्स उधर मॉलिक्यूल्स ही इंसुलेटेड वॉल्स से इनको अलग अलग रखा जाता है। जबकि कैनोनिकल इंसेंबल में तीन बातें हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये समान रहते हैं। अब टेम्परेचर समान है तो ऐसी स्थिति में इनको आपस में कैसे रखा जाता है। इसमें इंसुलेशन था लेकिन इसमें इंसुलेशन नहीं है, रिजिड हैं जो वॉल्स हैं। फिगर इसी टाइप का बनता है लेकिन उस फिगर में जो है कोई वॉल्स नहीं है। इसमें TVN ध्यान रखें, TVN तो टेम्परेचर समान तभी हो पाएगा, वॉल्स तो रिजिड हैं। इम्परमीबल भी है, इम्परमीबल भी है लेकिन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कंडक्टिंग। उसमें इंसुलेटिंग थी, कैनोनिकल में ध्यान रखिएगा कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव में अलग अलग ढूंढना पड़ता है, कहीं इधर का उधर ना हो जाए। तो माइक्रो कैनोनिकल में इंसुलेटिंग, सबसे पहले तो क्रम याद रखना है, माइक्रो कैनोनिकल, देन कैनोनिकल, देन ग्रैंड कैनोनिकल। पहले वाले में इंसुलेटिंग है, दूसरे वाले में कंडक्टिंग है। EVN पहले वाले में एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है और कैनोनिकल में टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम से भी याद कर सकते हो कि कंडक्टिंग है। तीसरा है ग्रैंड कैनोनिकल, इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम ये दो चीजें हो जाती हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ना होने की वजह से। इसके बाद इसमें केमिकल कांस्टेंट म्यू लिखा हुआ है, ये समान रखा जाता है, केमिकल कांस्टेंट ये समान रखा जाता है। और इसके बारे में ये बताया वो इम्परमेबल है, इसमें वॉल इम्परमेबल है, इसमें भी इम्परमेबल है, इसमें परमेबल है। इसमें जो वॉल्स हैं परमेबल हैं, बस ये डिफरेंस आ जाता है। तीसरा वाला, द एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज दैट ऑफ पार्टिकल्स, माने पार्टिकल्स भी इधर उधर हो सकते हैं। ये इस तरीके से सेपरेशन है कि पार्टिकल भी इधर का इधर या इधर का इधर जा सकता है, परमेबल है ना। तो इसमें टेम्परेचर समान है, कंडक्टिंग टाइप का रहेगा ही रहेगा, लेकिन डॉटेड इसमें इसलिए बनाया गया है ताकि मॉलिक्यूल्स को भी एक दूसरे में जाने का मौका मिले, यानी परमेबल है। उसके बाद जो इन्होंने टॉपिक डाला है इंसेंबल एवरेज का, ये अपने आप कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसेंबल एवरेज है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लिखी हुई है, इसको भी आप अपने आप ही कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कर क्या लेना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं करूं या यहीं रहने दूं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आप लोग थक जाते हैं। आप जितने टॉपिक्स आज मैंने रिवाइज करे हैं
इन टॉपिक्स की आप समरी मुश्किल से हमने अगर आधा घंटे में करी है, आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। आधा घंटा पीछे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको करने का, कहीं और से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं उनको भी करने का आप कर लीजिएगा। मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से, मेहनत से, लगन से इनको करें और ज़्यादा से ज़्यादा 100% मार्क्स, अगर इतने इजी गोइंग वे में आप करेंगे तो 100% मार्क्स मतलब निश्चित रूप से आने हैं। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।